हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ है शैल हैव टू या विल हैव टू। चलिए पढ़ते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग। कहाँ पर शैल हैव का प्रयोग, विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है, आइए समझते हैं। तो पढ़ाने से पहले आपको बता दें, शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग जिस तरीके से आपने हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग पढ़ा, जैसे हैव टू और हैज टू प्रेजेंट में पढ़ा आपने, हैड टू पास्ट में पढ़ा, ठीक उसी तरह हम शैल हैव टू या विल हैव टू फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? जिन वाक्यों के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी या फिर ना होगा, नी होंगे, ने होंगे शब्द आते हैं, तो हम शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो अनुवाद हम करेंगे शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग करके, वो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले हम इसकी संरचना सूत्र को समझेंगे, स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद शैल हैव टू या विल हैव टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि ऑब्जेक्ट के बाद कोई शब्द बचता है तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के रूप में लिख लेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, उसे इस काम को करना पड़ेगा, पड़ेगा, ध्यान से समझना। इसका प्रयोग यानी शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग कब करेंगे? जब फ्यूचर टेंस में किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने का समय का बोध होगा, तब हम शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप इतना समझिएगा कि जिस वाक्य के लास्ट में ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ने पढ़ेंगे या फिर ना होगा, नी होगी, ने होंगे शब्द आएगा, तो ऐसे वाक्य में हम शैल हैव टू या फिर विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब रही बात शैल हैव टू और विल हैव टू कब करेंगे, तो एक चीज आप नोट कर लीजिए कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल होता है, बाकी सभी एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आई वी के साथ शैल हैव टू और बाकी सभी एक वचन और बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो किसे करना पड़ेगा? उसे। यहाँ क्या हो जाएगा? ही के अनुसार काहे का प्रयोग करेंगे? शैल हैव टू या विल हैव टू। तो आपको हमने कहा ना कि ये बातें याद रख लीजिए, दो सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। तो यहां क्या लगाएंगे? विल हैव टू। अब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसे क्या करना होगा या क्या करना पड़ेगा? इस काम को करना। तो करने की मीनिंग क्या हो जाएगी? डू। अब क्या करना? इस काम। तो क्या लगा के पूछोगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा, वाक्य से आप पूछेंगे, ठीक है, तो वो खुद आपको बताएगा कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट, पर पूछने का तरीका सही होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिस वर्क, या फिर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना होगा या नहीं होंगे या नहीं होंगे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपने इसको समझा कि हम क्या करेंगे, आई वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सभी एक वचन बहुवचन सब्जेक्ट साथ विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं किस तरीके से हो सकता है।
निगेटिव सेंटेंस से कैसे हम लगाएंगे अनुवाद, जब लगाएंगे तो थोड़ा से शॉर्ट में हम समझते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद शैल या विल लिखना है, फिर इसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर इसके बाद हैव टू होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आप स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अनुवाद को करने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अब तुम्हें अपना पाठ नहीं याद करना होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, ना होगा। तो हमने क्या बताया कि ना पढ़ेगा, नी पढ़ेगी, ने पढ़ेंगे, या फिर ना होगा, नी होगी, ने होंगे शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों में शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस बात को याद रखना, ये इसकी पहचान है। चाहे तो आप इसकी पहचान अपने से भी इस तरीके से नोट कर सकते हैं कि जिन वाक्यों के लास्ट में ना पढ़ेगा, नी पढ़ेगी, ना पढ़ेगा, या फिर ना होगा, नी होगी, ने होंगे शब्द आता है, अर्थात फ्यूचर टेंस में किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने का समय का बोध प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों में क्या करते हैं, शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। चलिए, शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग का वाक्य है। अब अनुवाद हम करेंगे कैसे, किसे अपना पाठ नहीं याद करना होगा, तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो गया, यू के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, शैल या विल। तो हमने आपको यही बताया अभी बार बार कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ है विल। ठीक है, तो यहाँ पे विल हो जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर इसका निगेटिव हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आपको बता दें कि शैल हैव टू, विल हैव टू का प्रयोग में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, शैल हैव टू, विल हैव टू, वो तो होती ही है, लेकिन जब इसका हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल ही भूमिका निभाते हैं, बाकी हैव टू वर्ब को छोड़कर कहीं आगे पीछे नहीं जाते हैं। समझ में आई बातें, हैव टू वर्ब को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ये शब्द इसको छोड़कर इधर इनके साथ अब नहीं आएगा निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव बनाते समय। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नहीं शब्द है, अगर मान लीजिए हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू के प्रयोग के वाले वाक्यों में यदि नहीं शब्द आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, इसके बाद अब आप देखिए फिर क्या होगा, हैव फिर टू, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया। वर्ब क्या है, याद करना। याद करने की मीनिंग क्या हो जाएगी, लर्न। क्या याद करना, अपना पाठ। तो अपना के लिए यहाँ पे माई मत लगा देना, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग होगा। तो यू का अपने के लिए क्या हो जाएगा, पॉजेस योर, और पाठ का क्या होगा, लेसन। अब अदर वर्ड के रूप में कोई शब्द अगर बचता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेते हैं। तो यहाँ बचता है अब का मतलब नाउ। समझ में आई बातें। शैल हैव टू, विल हैव टू में हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में तो आपने ये समझा कि यहाँ पर शैल हैव टू, विल हैव टू इकट्ठा रहेगा, लेकिन जब इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल ही भूमिका निभाते हैं, हैव टू मुख्य क्रिया के ठीक पहले लिखा जाता है। ठीक है, यही रीजन है कि शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग किया गया निगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब हम इसका पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले समझते हैं इसका अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले शैल या विल में से कोई आप एक लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हैव टू होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद यदि कोई शब्द बचता है तो अदर वर्ड के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए क्या उन्हें बाजार जाना होगा, क्या उन्हें बाजार जाना होगा, या फिर जाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जाना पड़ेगा। देखिए ना होगा, नी होगी, ने होंगे, या फिर
ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, ना पड़ेगा। आता है तो वो शैल हैव टू और विल हैव टू के प्रयोग का वाक्य होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको साइलेंट करके देखते हैं कि उन्हें बाजार जाना होगा, है ना। और ये वाक्य काहे से शुरू हुआ है, क्या शब्द से। यदि क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी ना लिखकर इसकी स्थान पर काहे प्रयोग करेंगे, शैल या विल। तो यहाँ पर हम किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ थोड़ा हाइड करके देखिए, किन्हें, उन्हें, उन्हें मतलब दे, तो सब्जेक्ट दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल। क्या हो जाएगा, विल, विल दे। ठीक है, इसके बाद फिर आप हैव टू उसी तरह लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि विल हैव टू का प्रयोग है। यहाँ पर क्या होगा, जब हमने अभी आपको बताया कि निगेटिव बनाओ या फिर इंट्रोगेटिव बनाओ, विल हैव टू और शैल हैव टू में से सिर्फ शैल और विल ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करेंगे, बाकी ये मुख्य क्रिया से ठीक पहले लिखे रहेंगे। ठीक है तो यहाँ क्या करना होगा, जाना। तो जाने की मीनिंग क्या हो जाए, गो। कहाँ जाने की बात हो रही, बाजार, तो यहाँ पे टू मार्केट। लेकिन याद रहे लास्ट में फुल स्टॉप नहीं होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, इसी तरह इसका WH टाइप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, उसका भी अनुवाद आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका WH टाइप क्वेश्चन किस तरीके से होता है। तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर शैल या विल होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हैव टू होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो, हमें दवा आज क्यों लेनी पड़ेगी। जैसे इतना आज हमें दवा क्यों लेनी पड़ेगी, है ना। तो नी पड़ेगी तो काहे का प्रयोग है, शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग है। काहे का प्रयोग है, शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग का वाक्य है। और ये वाक्य इंट्रोगेटिव का है, और इंट्रोगेटिव के साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि यस नो टाइप है कि WH टाइप क्वेश्चन है। अर्थात जिस वाक्यों में कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि लगा के पूछा जाता है वो WH टाइप क्वेश्चन कहलाता है। यानी जिसका इंग्लिश वर्ड W या फिर एच से शुरू होने वाला होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो कब क्यों कैसे कहाँ होते हैं प्रश्नवाचक शब्द, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्यों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा साइलेंट करके पढ़िएगा। हमें दवा आज लेनी पड़ेगी, किसे दवा लेनी पड़ेगी, हमें। तो हमें मतलब वी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, शैल। क्या हो जाएगा, शैल, वी के अकॉर्डिंग शैल। फिर हम वी सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद हैव टू हम लिखेंगे। इसके बाद हमें वाक्य से वर्ब ढूंढना, ये वर्ब है कि ये वर्ब है कि ये क्या है, तो हम इससे पूछेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पे दिया लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेने की मीनिंग टेक। क्या लेना पड़ेगा, दवा। तो दवा की मीनिंग क्या हो जाएगी, मेडिसिन। अदर वर्ड के रूप में कुछ है, अगर कुछ है देख लीजिए, कुछ बचा है, हाँ, आज मतलब टुडे। अगर बचा है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग पढ़ा। और आपको फिर से एक बार बता दें कि अफर्मेटिव में शैल हैव टू विल हैव टू एक साथ होते हैं, लेकिन जब इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल शैल और विल ही काम करते हैं। हैव टू क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले, अर्थात मुख्य क्रिया के ठीक पहले लिखे रहते हैं। ये आगे और पीछे कहीं भी नहीं जाते हैं। भले ही यहाँ पर अब जब पूछा जाएगा तो बोला पूरा जाएगा शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग का वाक्य है, लेकिन अनुवाद जब करेंगे तो इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव इसी तरह से अनुवाद करेंगे जिस तरीके से हमने आपको बताया।
यदि आपको इसमें कोई शंका रह गई हो, कोई कंसेप्ट आपको न क्लियर हो पाया हो, तो आप कमेंट के जरिए से उस क्वेश्चन को भेज करके हमसे ये जो आपके अंदर शंका है, जो आपके अंदर कन्फ्यूजन अभी है, उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और यदि इससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नहीं आ रहा है, उस प्रश्न को भी भेजकर आप हमसे उसका उत्तर ले सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।